सो दिस इज वेयर वी वर बेसिकली। ठीक है, हमने बात की कि प्रोजेक्ट में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को। उसके बाद हम प्रिपरेशन उसके लिए करते हैं, जो भी हमने काम करना हो। ठीक है, आफ्टर दैट जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लेते हो, जिनको आपने अप्रूव करवाना होता है गवर्नमेंट से, तो वो आप फर्दर भेज देते हो फॉर अप्रेजल एंड अप्रूवल। अप्रेजल बेसिकली मींस कि जायजा लेना इन द सेंस हमने पहले डिस्कस किया कि either this project should be done or it should not be done। ठीक है, based upon this fact either they approve a project or they disapprove a project। once the project is approved, फिर बेसिकली उसकी फाइनेंसिंग होती है। ठीक है, जब फाइनेंस डिवीजन किसी भी प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस रिलीज कर देता है, फंड्स रिलीज कर देता है, तो उसके बाद प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। इट मींस दैट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर प्रोजेक्ट। वंस द प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड, प्रोजेक्ट जब इम्प्लीमेंट हो जाए, ख़त्म हो जाए, उसके बाद भी हमने कहा था कि हम पोस्ट इवेल्युएशन करते हैं, विच मीन्स दैट यू स्टिल चेक कि जो प्रोजेक्ट आपने जिस मकसद के लिए किया था, वेदर दैट पर्पज हैज़ बीन सर्व्ड और नॉट। ठीक है जी। सो ये सारे आपके पास जेनेरिक प्रोजेक्ट साइकिल में है। ये आपके पास प्रोजेक्ट का साइकिल है, जहाँ पे आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट से स्टार्ट करते हो, यू प्रिपेयर सम डॉक्यूमेंट्स फॉर इट, देन यू सेंड दोज डॉक्यूमेंट्स फॉर अप्रेजल एंड अप्रूवल। जब प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाए तो उसकी फाइनेंसिंग होती है। फाइनेंसिंग के बाद जब आपको फंड्स रिलीज हो जाए, यू इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट, एंड आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद उसकी इवेल्युएशन हम करते हैं, या पोस्ट इवेल्युएशन हम उसकी करते हैं। अब राइट हैंड साइड पे आपको नजर आ रहा होगा PC1 एंड PC2। These are basically the documents, Planning Commission Document 1 and Planning Commission Document 2। PC1, PC2 आपके पास राइट हैंड साइड पे शो हो रहे हैं। इट मींस फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट टिल अप्रूवल, जो डॉक्यूमेंट्स आप यूज करते हो उसको हम PC1 या PC2 कहते हैं। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड पे मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन का है, कि मतलब जब आप मॉनिटरिंग करते हो प्रोजेक्ट की ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, और जब आप प्रोजेक्ट खत्म कर देते हो उसके बाद भी उसकी पोस्ट मॉनिटरिंग या पोस्ट इवेल्युएशन करते हो, तो उस केस में आप तीन और डॉक्यूमेंट्स यूज करते हो, जिसको हम कहते हैं PC3, PC4 एंड PC5। ठीक है, सो यू हैव बेसिकली 5 डॉक्यूमेंट्स, PC1, PC2, PC3, PC4 एंड PC5। फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन टिल अप्रेजल एंड अप्रूवल जो डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं वो PC1, PC2 होते हैं। ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, जब आप मॉनिटरिंग कर रहे होते हो, जब आपका प्रोजेक्ट साथ साथ इम्प्लीमेंट हो रहा होता है और आप उसकी मॉनिटरिंग कर रहे होते हो, तो जो डॉक्यूमेंट आप यूज करते हो उसको हम कहते हैं PC3। सिमिलरली जब आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हो, तो कंप्लीशन रिपोर्ट की फॉर्म में आप क्या सबमिट करते हो, जो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो उसको हम कहते हैं PC4। और पोस्ट इवेल्युएशन के लिए जो चीज या जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है उसको हम कहते हैं PC5। आगे हम इसको फर्दर डिटेल में देखते हैं। ठीक है, ओके। इस स्लाइड में आपको नजर आ रहा होगा कि जी PC1 फॉर्म आपके पास क्या होता है। PC1 फॉर्म बेसिकली इज अ डिटेल्ड प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट। इसमें आपके पास मुख्तलिफ चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट टाइटल क्या है, प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट डू यू वांट टू अचीव, और व्हाट प्रॉब्लम यू वांट टू एक्चुअली सॉल्व। ठीक है, इसके अलावा आप उसके मतलब टाइमलाइन क्या होगी, फंडिंग कौन करेगा, क्या सिचुएशन होगी, वो सब कुछ प्रोजेक्ट की जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो PC1 फॉर्म में होती हैं। आपने ये याद रखना है कि PC1, 2, 3, 4, 5 दे ऑल आर बेसिकली डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, देन PC1 के बाद यू हैव PC2 फॉर्म। PC2 form basically is for preparation of pre-feasibility, feasibility study और for conducting surveys। प्रोजेक्ट की डिटेल्स जो हैं वो PC1 में होती हैं, हमने डिस्कस किया। उसके बाद जब प्रोजेक्ट को आप कर रहे होते हो, तो उसके लिए जो आप सर्विस कंडक्ट करते हो, फिजिबिलिटी स्टडी के आइदर दिस प्रोजेक्ट शुड बी डन, इट इज फिजिबल और इट इज नॉट फिजिबल फ्रॉम एन एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, एटसेट्रा। तो वो सब चीजें जो आप देखते हो, तो वो PC2 फॉर्म में आप देखते हो। ठीक है, बेसिकली PC2 जो है, आपके जितने भी सर्वेज वगैरह होते हैं, फिजिबिलिटी स्टडीज होती हैं, वो सारी की सारी PC2 फॉर्म में होती हैं। ठीक है, देन यू हैव PC3 फॉर्म। PC3 फॉर्म हमने, अगर आपको पिछली डायग्राम में देखो, PC1 एंड 2 जो था, हमने कहा किधर था, यहाँ पे था।
ठीक है, फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन अप टिल अप्रेजल एंड अप्रूवल। मॉनिटरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग हो गई और काम शुरू हो गया प्रोजेक्ट पे, तो उसके दौरान जो मॉनिटरिंग करते हो तो PC3 है। प्रोजेक्ट जब इम्प्लीमेंट हो गया, इम्प्लीमेंटेशन खत्म हो गई, तो PC4 है। और फिर उसके बाद प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के बाद आप अगर उसकी इवेल्युएशन कर रहे हो, पोस्ट इवेल्युएशन कर रहे हो, तो PC5 का डॉक्यूमेंट जो है वो यूज होता है। तो यहाँ पे अब PC3 में देखो, PC3 फॉर्म, इट इज फॉर सबमिशन ऑफ क्वार्टरली और ईयरली मॉनिटरिंग और प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। जब आपका प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो रहा होता है तो उसकी मॉनिटरिंग और उसकी प्रोग्रेस में जो फॉर्म आप सबमिट करते हो, दैट इज एक्चुअली व्हाट, दैट इज PC3 फॉर्म। वेयर एज PC4 फॉर्म जो है, इट इज फॉर सबमिशन ऑफ कंप्लीशन रिपोर्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। PC4 तब सबमिट होता है जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद हैंडिंग टेकिंग ओवर में ये PC4 फॉर्म जो है वो सबमिट किया जाता है। इट मींस दैट द प्रोजेक्ट इज ऑफिशियली कंप्लीटेड। और ये जो है, फॉर एग्जांपल अगर कॉन्ट्रैक्टर बना रहा था, तो वो वापस क्लाइंट को ट्रांसफर कर देते हैं कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया, और ये मैंने जो है हैंडिंग टेकिंग ओवर हो गई, और आई हैव मतलब हैंडेड द प्रोजेक्ट बैक टू द क्लाइंट। द क्लाइंट कैन बी, मतलब हमारे केस में जो है वो गवर्नमेंट है। PC फर्म्स वगैरह जितने भी होते हैं तो ज्यादातर ये गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें यूज होते हैं, ठीक है। देन यू हैव PC5 फॉर्म। जब PC4 फॉर्म में आपने कह दिया कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, तो PC5 फॉर्म क्या है? इट इज फॉर सबमिशन ऑफ इवेल्युएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट ऑन एनुअल बेसिस फॉर 5 years, हेल्प्स इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन फॉर द फ्यूचर। कि मतलब आपका प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो गया तो उसके बाद भी आप प्रोजेक्ट को देखते हो। फॉर एग्जांपल अगर BRT का प्रोजेक्ट हमारा भी कंप्लीट हो गया है, तो उसको फिर भी हम 5 सालों तक मॉनिटर करेंगे। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह आएगा तो उसको हम फ्यूचर पॉलिसी फॉर्मुलेशन में इस तरह ऐड करेंगे कि जब हम अगला कोई प्रोजेक्ट करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि वही प्रॉब्लम जो हमें अभी इस प्रोजेक्ट के बाद आ रहा है वो हमें अगले प्रोजेक्ट्स में ना आए। सो PC5 फॉर्म इज बेसिकली पोस्ट इवेल्युएशन, जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट को दोबारा री इवेल्युएट करते हो और उसको देखते रहते हो कि यार इसमें क्या क्या मसले आ रहे हैं, और उनको फिर आप नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट करते हो तो वो आप उसमें इनकॉर्पोरेट करते हो ताकि वो मसले ना आए। तो ये PC फॉर्म्स आपके पास 5 है, स्टार्टिंग फ्रॉम PC1 एंड एंडिंग एट PC5। और ये पूरे ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट साइकिल जो हमने पिछली स्लाइड में देखा है, उसमें हर एक स्टेज में एक एक आप जो फॉर्म है वो सबमिट किया जाता है। आई होप यहां तक बात क्लियर होगी। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द मेथडोलॉजी ऑफ प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, कि जब प्रोजेक्ट आप अप्रूव करा रहे होते हो तो बेसिकली उसका क्या सीन है, कैसे अप्रूव होते हैं, ठीक है। ऑन द स्क्रीन यू कैन सी की स्टेक होल्डर्स, मतलब कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जो प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, और ये जो है हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, प्रोजेक्ट अप्रूवल के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो यू हैव पिप एंड PIA सेक्शन। पिप बेसिकली क्या है? इट इज पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, एंड PIA इज पब्लिक इन्वेस्टमेंट ऑथराइजेशन सेक्शन, ठीक है। तो ये पिप एंड PIA, इसका मैं जब आपको स्लाइड्स भेजूंगा तो उसके बॉटम में मैं इसको मेंशन भी कर दूंगा कि पिप इज पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, whereas PIA is Public Investment Authorization Section। ये दोनों सेक्शंस और उसके साथ टेक्निकल सेक्शन, ये सारे प्लानिंग कमीशन के डिफरेंट सेक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन सेल है, हमारी यूनिवर्सिटी में एग्जाम सेक्शन है, इसी तरह प्लानिंग कमीशन में भी ये डिफरेंट सेक्शंस हैं, ठीक है। इनका क्या रोल है अभी हम आगे देखेंगे, पर ये सारे जो हैं प्रोजेक्ट अप्रूवल में जो है वो यूज होते हैं, मतलब ये सारे उसमें काम करते हैं। इसी तरह यू हैव मिनिस्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशंस और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड देन यू हैव इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन। देन यू हैव मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन। ऑब्वियसली जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसके लिए फाइनेंसिंग जो है वो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही करती है, और इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन जो है वो भी उसको डील करता है, तो वो भी एक स्टेक होल्डर है आपके पास प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करने के लिए। कमिंग टुवर्ड्स नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल विच इज एब्रिविएटेड बाय NEC। ये भी एक फोरम है, ठीक है। जिस तरह हमने पहले देखा ECNEC, CDWP, DDWP, उसी तरह NEC, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल भी एक फोरम है आपके पास। Composition of the NEC is, it is chaired by the chief executive of the country. It can be president or it can be your prime minister.
The members include federal ministers, which are in charge of economic ministries. You have deputy chairman planning commission, and then you have governors and chief ministers of the provinces, सारे provinces के, ठीक है। सेक्रेटेरिएट बेसिकली मींस कि ये लोग किधर अपनी मीटिंग्स वगैरह होल्ड करते हैं, तो बेसिकली इट इज कैबिनेट डिवीजन। ये सारे आपको बताने का मकसद ये है कि यू हैव एन आइडिया कि यार प्रोजेक्ट्स कैसे अप्रूव होते हैं, ठीक है। आपने ये याद नहीं करनी चीजें कि इसका मेंबर ये है या अभी टेंशन ले रहे हो, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। यू जस्ट नीड टू नो कि जी प्रोजेक्ट्स कैसे अप्रूव होते हैं, ताकि आपके बैक ऑफ द माइंड में ये चीज़ हमेशा रहे, जब भी आप आगे फील्ड में जाओगे तो आपको पता हो कि प्रोजेक्ट्स वगैरह कैसे अप्रूव होते हैं, ठीक है। सो यू हैव नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, जिसकी कॉम्पोजिशन हमने देख ली। सेक्रेटेरिएट इज द कैबिनेट डिवीजन। फंक्शंस उसके तीन मेजर क्या हैं? नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल इज द सुप्रीम पॉलिसी मेकिंग बॉडी इन द इकोनॉमिक फील्ड। इट अप्रूव्स ऑल प्लान्स एंड पॉलिसीज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट। जितने भी डेवलपमेंट से रिलेटेड आपके प्लान्स या पॉलिसीज होती हैं वो सारी अप्रूव करते हैं। इसी तरह इट हैज़ एन ओवरऑल कंट्रोल ऑफ प्लानिंग मशीनरी। मतलब आपके प्लानिंग कमीशन या और भी जितनी भी प्लानिंग हो रही होती है प्रोजेक्ट्स की, तो ओवरऑल कंट्रोल नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के पास होते हैं। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, आर्टिकल 156 of the 1973 Constitution states that President shall constitute a National Economic Council. ये काउंसिल जो है अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन में इसको कहा गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो ये काउंसिल बनाएगा, ठीक है। अब जब काउंसिल बनाएगा तो उसने क्या किया कि द प्राइम मिनिस्टर विल बी द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, द चीफ मिनिस्टर्स एंड वन मेंबर फ्रॉम ईच प्रोविंस टू बी नॉमिनेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर। इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर उसका चेयरमैन होगा, उसके साथ हर प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर सीएम होंगे, और उस सीएम के साथ जो उसने खुद नॉमिनेट किया होगा अपने प्रोविंस से बंदा, तो वो भी उसके साथ होगा। यानी प्राइम मिनिस्टर एक हो गया और चीफ मिनिस्टर प्लस जो उसके प्रोविंस का बंदा है मेंबर, तो ये दो बंदे ये हो गए। पर ये सारे प्रोविंसेस से होंगे, ठीक है, क्योंकि हर प्रोविंस का अलग चीफ मिनिस्टर होता है, तो हर एक प्रोविंस का चीफ मिनिस्टर और उसके साथ एक और मेंबर भी प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली 4 other members will be nominated by the prime minister। तो ये जो कमेटी बनेगी उसमें आपके पास ये है कि 4 जो लोग हैं उनको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा। प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ने जब कॉन्स्टिट्यूट किया है तो उसने प्राइम मिनिस्टर को चेयरमैन बनाया, और आपके पास हर सूबे के चीफ मिनिस्टर और उनके साथ साथ एक एक हर प्रोविंस का बंदा जो होगा वो भी इस काउंसिल में होगा। द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल रिव्यूज द ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री and advises the federal government and the provincial governments to formulate plans in respect of the financial, commercial, social, and economic policies, and in formulating such plans to ensure balanced development and regional equity। बेसिकली इसमें आपको ये क्या कह रहे हैं कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जो है वो डील करता है पूरी इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री से, ओके ठीक है। फिर ये क्या करती है? इट एडवाइजेस द फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। ये उनको एडवाइस करती है कि यार आप लोग ये प्लान्स करो या ऐसे प्रोजेक्ट्स करो जिससे आपके सूबे या हमारा ओवरऑल जो मुल्क है वो फाइनेंशियली बेहतर हो, उसकी कमर्शियल एक्टिविटी हो, सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाओ, ठीक है। तो उसमें ये एडवाइस करता है प्रोविंसेस को भी और फेडरल गवर्नमेंट को भी। और क्या करता है? एंड इन फॉर्मुलेटिंग सच प्लान्स इट एंश्योर्स के बैलेंस डेवलपमेंट एंड रीजनल इक्विटी हो। इसका मतलब ये है कि इस पूरे मुल्क की बैलेंस डेवलपमेंट हो, ये ना हो कि कोई सूबा या कोई जो रीजन है वो लेस डेवलप्ड रह जाए और बाकी जो है वो ज्यादा डेवलप्ड हो जाए। तो ये लोग ये इंश्योर करते हैं कि सारी जो है बैलेंस डेवलपमेंट हो और रीजनल इक्विटी हो। इक्विटी और इक्वेलिटी में डिफरेंस काइंडली समझे। इक्वेलिटी बेसिकली मीन्स कि सब बराबर हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास मुल्क में फॉर एग्जाम्पल 4 सूबे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे, इक्वेलिटी ये होगी कि अगर मेरे पास 100 बिलियन रुपए हैं, 100 बिलियन रुपीज, तो इक्वेलिटी विल बी कि अगर 4 प्रोविंसेस हैं तो मैं हर एक को 25 बिलियन 25 बिलियन 25 बिलियन और 25 बिलियन दे दूं। तो मतलब चारों सूबों को अगर मैं 25 बिलियन दे दूं तो टोटल 100 बिलियन हो गया। तो ये मेरी इक्वेलिटी है, ठीक है, बिकॉज आई एम कीपिंग ऑल द जो भी मेरे रीजन है उनको इक्वली मैं एलोकेशन कर रहा हूँ।
इक्विटी की जो कॉन्सेप्ट है या उसके सेंस ये है कि जिसकी जितनी जरूरत हो एज पर नीड आप उनकी हेल्प करो। फॉर एग्जांपल, हमारा अगर फाटा लेस डेवलप्ड है, या हमारा अगर बलूचिस्तान लेस डेवलप्ड है, या हमारा जीबी लेस डेवलप्ड है, या हमारा कश्मीर लेस डेवलप्ड है एज कंपेयर टू पंजाब और सिंध और केपी, तो हम लोग इक्विटी ये होगी कि हम ज्यादा रिसोर्सेज उन एरियाज को मतलब डेडिकेट करें या उनकी तरफ डाइवर्ट करें। तो दिस विल बी इक्विटी। ठीक है, कि मतलब हम एज पर नीड सबको केटर करें। आई होप ये बात क्लियर होगी। द मीटिंग ऑफ द काउंसिल is summoned by the chairman or on requisition made by one half of the members of the council। कि ये मीटिंग कब करेंगे? जब भी चेयरमैन कहेगा तो तब ये मीटिंग होगी इस काउंसिल की, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की। या अगर हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल कहें कि हमने मीटिंग करनी है तो तब भी ये मीटिंग होगी। द काउंसिल शेल मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, मतलब हर साल में एटलीस्ट 2 दफा इस काउंसिल ने मिलना है। एंड द कोरम फॉर अ मीटिंग ऑफ द काउंसिल इज वन हाफ ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप। मतलब कि मीटिंग कंडक्ट करने के लिए जरूरी क्या बात है कि अगर आपकी एनईसी में 10 मेंबर्स हैं तो 5 मेंबर्स का होना जरूरी है, ये इसका कोरम है, इसके बगैर मीटिंग नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल 4 लोग आए हो तो फिर आपकी मीटिंग नहीं होगी। ठीक है, हाफ ऑफ द मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट। द काउंसिल इज आंसरेबल to the Majlis Shura, which is the Parliament of Pakistan, and submits its annual report to each house, that is the Senate and the National Assembly of the Parliament। कि ये लोग फिर जो भी डिसीजंस लेते हैं उसकी एनुअल रिपोर्ट सेनेट और नेशनल असेंबली को भी सबमिट करते हैं। देन कमिंग टुवर्ड्स द इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी और इकोनॉमिक कोऑर्डिनेट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, जिसको ईसीसी कहा जाता है। इट्स कॉम्पोजिशन इंक्लूड्स कि इट इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर and it includes all federal ministers who are in charge of the economic ministries. The secretariat is the same as the NEC, which is the cabinet division, and the main functions can be seen on the right hand side। पहला फंक्शन क्या है कि जी दिस कमेटी अटेंड्स ऑल अर्जेंट डे टू डे इकोनॉमिक मैटर्स। इट कोऑर्डिनेट्स द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। इट कीप्स विजिलेंस ऑन मॉनेटरी एंड क्रेडिट सिचुएशन। It regulates credit in order to maximize production and exports and to prevent inflation, and it approves the projects in private sector। तो इसके ये जो है ये मेन फंक्शंस हैं। अब इसमें 2 टर्म्स यूज हुई हैं, एक यूज हुई है मॉनेटरी और एक यूज हुई है क्रेडिट। इसमें भी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। मनी या मॉनेटरी टर्म्स बेसिकली ये है, वन इज योर ओन कैश और योर ओन मनी। ठीक है, जैसे हमारा मुल्क है उसकी अपने जो पैसे हैं तो ये मनी के में कंसिडर होंगे। ठीक है, एंड देन यू हैव क्रेडिट। क्रेडिट मींस दैट इट इज समवन एल्सेस मनी। फॉर एग्जांपल, आपने किसी बैंक से लोन लिया है, आपने किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से फंड्स लिए हैं, तो वो जितने भी पैसे होंगे वो क्रेडिट में होंगे। ठीक है, इट विल बी नोन एज क्रेडिट। तो क्रेडिट की सिचुएशन हो या मॉनेटरी मुल्क के अपने जो पैसों की सिचुएशन हो तो उसको भी ये लोग डील करते हैं, और प्राइवेट सेक्टर के प्रोजेक्ट्स भी ये अप्रूव करते हैं। और ये जो आपको फंडिंग होती है, दे रेगुलेट दैट क्रेडिट इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन, कि जो आपकी मुल्क की प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो। जब प्रोडक्शन आपकी इंक्रीज है तो ऑब्वियसली आपकी एक्सपोर्ट्स भी इंक्रीज होंगी, एंड व्हेन यू आर एक्सपोर्टिंग मोर एंड इंपोर्टिंग लेस, सो ऑब्वियसली यू विल प्रिवेंट इन्फ्लेशन एज वेल। ठीक है जी। Then coming towards Executive Committee of National Economic Council or ECNIC, composition, it is chaired by the Minister of Finance. Members include all federal ministers, provincial governors, chief ministers and their nominees, and then provincial planning and finance ministers। मतलब फेडरल के तो मिनिस्टर्स होते हैं जो कि इकोनॉमिक्स मिनिस्ट्री से डील कर रहे हो। इसके अलावा आपके चीफ मिनिस्टर या गवर्नर होंगे, सूबों की नुमाइंदगी इस तरह होगी, या वो अपनी तरफ से किसी को नॉमिनेट भी कर सकते हैं कि हमारे सूबे की तरफ से ये आएगा। एंड प्रोविंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंस मिनिस्टर्स, जो सूबे के प्लानिंग और फाइनेंस के मिनिस्टर्स होते हैं, तो वो भी इस काउंसिल का पार्ट होते हैं। Functions are they sanction development projects in the public as well as the private sector। They approve moderate changes in the plan and plan allocations। मतलब अगर ऑलरेडी किसी प्रोजेक्ट की इन्होंने एलोकेशन की हो या कोई फंड्स उसको दिए हो
और उनको नेक्स्ट ईयर में कोई चेंज करना हो तो वो भी ऑब्वियसली ये लोग चेंज कर। गोइंग अहेड, the NEC has delegated its power to the executive committee of NEC for smooth conduct of the government business. The charter of the ECNIC is as under, या ECNIC का क्या सीन है? To sanction development schemes both in the public and private sectors, pending their submission to the National Economic Council. अगर एक स्कीम नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल अप्रूव कर दे तो उसको फर्दर पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी स्कीम्स होंगी तो उनकी सैंक्शन कौन देता है? वो एक्नेक जो है वो देता है। दे अलाउ मॉडरेट चेंजेस इन द प्लान, जो हमने पहले भी बात की कि ऑलरेडी अगर किसी चीज को कोई एलोकेशन हुई भी और उसमें कोई चेंजेस करने हो तो ये जो है वो चेंजेस करते हैं। एंड सेक्टोरल रीएडजस्टमेंट्स विद इन द ओवरऑल प्लान एलोकेशन। सेक्टोरल रीएडजस्टमेंट से बेसिकली क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड जब आया, ठीक है, तो हम लोग इस तरह करेगी गवर्नमेंट या इस तरह का होगा कि यू हैव डिफरेंट सेक्टर्स, राइट? यू हैव हेल्थ, यू हैव एजुकेशन, यू हैव एग्रीकल्चर, यू हैव इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो अब हमें पता है कि यार हमने जो करना है, क्या नाम है, हमें इस वक्त हेल्थ पे खर्चे की जरूरत है ज्यादा एज कम्पेयर टू रोडे बनाना या कुछ और करना। तो हम लोग सेक्टोरल रीएडजस्टमेंट ऑफ द फंड्स भी करते हैं कि यार इस वक्त आप ऐसा करो कि जो उस तरफ आपके फंड्स डाइवर्ट हो रहे हैं, बी टुवर्ड्स एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, यू डाइवर्ट देम टुवर्ड्स व्हाट, यू डाइवर्ट देम टुवर्ड्स द हेल्थ सेक्टर। तो अगर सेक्टोरल रीएडजस्टमेंट भी करनी हो तो वो भी एक्नेक करता है। दे सुपरवाइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज laid down by the cabinet and the National Economic Council. Cases for the grant of protection of indigenous industry are also being looked by them. मतलब कि अगर इंडिजिनस इंडस्ट्री का मतलब ये है कि जो आपकी अपनी इंडस्ट्री हो। फॉर एग्जांपल रिसेंटली हमने देखा था, आपने भी शायद देखा हो, कि गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा फेवर्स दिए थे, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या कर रहे थे, वो उनकी एम्प्लॉयमेंट को सेव कर रहे थे, क्योंकि हालात इतने ख़राब थे कि आपकी इंडस्ट्रीज बंद थी। तो जब अगर वो बंद हो तो ऑब्वियसली आपके जो लोग हैं वो काम नहीं कर रहे, मतलब वो जॉबलेस है। तो उन्होंने प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिजिनस इंडस्ट्री, जो आपकी अपनी इंडस्ट्री है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक्निक जो है वो मतलब ये चीज़ें देखती है। देन केसेस इन्वॉल्विंग द ग्रांट ऑफ लाइसेंसेस फॉर एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ऑयल एंड अदर मिनरल रिसोर्सेज। आपकी ऑयल और मिनरल रिसोर्सेज जितने भी मुल्क में हैं उनके लिए लाइसेंस वगैरह ग्रांट करना, बी इट टू लोकल कंपनीज और टू फॉरेन कंपनीज, वो भी एक्नेक जो है वो उसकी अप्रूवल देता है। देन रिपोर्ट आस्क्ड फॉर द कमिटी इन परसुएंस फॉर इट्स अर्लियर डिसीजंस, कि जो ऑलरेडी इन्होंने डिसीजंस वगैरह लिए हों उस पर रिपोर्ट्स वगैरह करना। और जैसे हमने कहा था कि आखिर में रिपोर्ट पार्लियामेंट को सबमिट होती है, तो वो रिपोर्टिंग वगैरह जो भी हो वो भी ये लोग बनाते हैं। Then any other matter referred to the committee by the Prime Minister, the National Economic Council, the CCI or the Cabinet, or raised by a member in the committee, मतलब और उसके अलावा कोई भी ऐसा मैटर जो कि खुद प्राइम मिनिस्टर कहे कि यार आप लोग इसको डिस्कस करो या इसको देखो या इस पे कोई प्लान बनाओ, या कोई भी मेंबर या कैबिनेट का मिनिस्टर कोई भी अगर चाहे तो वो उसको अपनी रिकमेंडेशन देता है और उसको फिर फर्दर एक्निक देखती है और उसके मुताबिक प्लानिंग करती है। कोई प्रोजेक्ट को मतलब करना हो तो वो इम्प्लीमेंट फिर करवाते हैं और उस प्रोजेक्ट को करते हैं। द कॉम्पोजिशन ऑफ एक्निक चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि इसकी कॉम्पोजिशन जो है वो चेंज हो सकती है, क्यों? क्योंकि इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं तो वो चेंज हो सकते हैं, ठीक है। देन यू हैव सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी और CDWP। Central Development Working Party is chaired by the Deputy Chairman Planning Commission, और members जो उसके हैं they are secretaries of the federal ministries or concerned with development, head of planning departments of the provincial governments, और secretariat जो इसका है वो planning division है। Function क्या है CDW का, P का? It approves or scrutinizes projects exceeding a certain financial limit of the federal ministries, provincial governments, autonomous bodies। जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं उनको अप्रूव करना, अगर उनकी फाइनेंशियल लिमिट के अंदर हो तो वो भी CDWP करती है। और CDWP का हमने देखा था कि
2 बिलियन से बड़ा प्रोजेक्ट हो और 10 बिलियन से कम हो तो वो CDWP उसका अप्रूवल देती है। इसके अलावा दे सबमिट और रिकमेंड सच प्रोजेक्ट्स टू द एक्नेक फॉर फाइनल अप्रूवल, जिनकी मतलब जो इनकी फाइनेंशियल लिमिट से बाहर हो तो वो उसको आगे फिर भेजते हैं एक्नेक को कि वो लोग उसकी फाइनल अप्रूवल दें। देन यू हैव डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी और DDWP। उसकी कॉम्पोजिशन आपको शो हो रही है और फंक्शन है इट अप्रूव्स और स्क्रूटनाइजेस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ फेडरल मिनिस्ट्रीज or divisions or departments according to their financial limit which is 2 billion rupees। तो वो लोग 2 बिलियन तक के प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करना या उनको स्क्रूटनाइज करना या उसको देखना, मतलब उसको क्रिटिकली एनालाइज करना या क्रिटिकली देखना, दैट इज एक्चुअली स्क्रूटनी करना। तो ये भी DDWP करता है, पर उस लिमिट तक जो इनकी फाइनेंशियल लिमिट है। अगर इससे ज्यादा होगी तो ये CDWP को भेजेंगे, अगर उनकी फाइनेंशियल लिमिट से भी ज्यादा होगी तो वो फिर एक्नेक को भेजेंगे अप्रूवल के लिए। देन यू हैव प्रोविंशियल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी PDWP। अब ये प्रोविंशियल लेवल पे है। इट इज हेडेड बाय द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डेवलपमेंट एंड चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। द मेंबर्स इंक्लूड सेक्रेटरीज ऑफ द प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स। प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स इसलिए क्योंकि ये प्रोविंशियल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी है ना। दोज विच आर कंसर्न विद डेवलपमेंट। सेक्रेटरीज यूजुअली आपके ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ठीक है। एंड देन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। Functions are they approve developmental projects according to their financial limit, scrutinize projects for inclusion in the provincial annual development plan। ADP basically means annual development plan। जो हर साल का developmental plan होता है उसमें जो भी projects होते हैं या जो करने चाह रहे हो कोई डिपार्टमेंट, तो वो उनकी स्क्रूटनी करता है, उनको देखता है कि either this should be included in the ADP annual development program or not, and then they recommend projects to CDWP above certain financial limits। यहाँ पे एक आपको न्यूज़ आर्टिकल शो हो रहा है, इसमें अगर टॉप पे आप देखें तो October 1 लिखा हुआ है, ठीक है। लेट मी सी, यहाँ पे October 1 2020। ECNIC approves road infrastructure other development projects worth billions। Forum approves rehabilitation and upgradation of several sections on Indus Highway, झलजाओ बेला रोड एंड पिशावर नॉर्दर्न बाईपास। तो अब अगर आप लोग कहीं देखते हो कि यार एक्नेक वगैरह, तो आई होप अभी आपको इतनी समझ आएगी कि यार ये किस की बात हो रही है, कि ये वो बॉडी है जो कि प्रोजेक्ट्स अप्रूव करती है। अब इसमें एक डालने का इसका मकसद इधर ये भी था कि पेशावर नॉर्दर्न बाईपास के लिए भी इन्होंने फंड्स को क्या किया है, रिलीज किया है, या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स वर्थ बिलियंस, मतलब देखो बिलियंस हमने और लिमिट पढ़ ली कि मतलब 10 बिलियन, आई गेस 10 बिलियन, अबव 10 बिलियन जो है उसकी अप्रूवल एक्नेक करता है, ठीक है।